Hello friends, welcome back to Learn English with Anjali Pawar, your ultimate guide to learn English grammar and literature. So in the last session, we completed our poem Dust of Snow, right, in all aspects. And जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड, उसमें 2 पोएम मेंशन है, राइट? एक है डस्ट ऑफ स्नो और एक है फायर एंड आइस, और दोनों की दोनों पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। लास्ट क्लास में हम हमारी एक पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो को उसको कंप्लीट कर चुके हैं, राइट? और आज हमें शुरू करना है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस एंड कौन है इसकी पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है? तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका जर्नल ओवरव्यू देना चाहूँगी कि इस पोएम में किस टॉपिक पे बात की गई है, ठीक है? तो जैसे हमारे जो ये है पोएट हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को पेरिश होना हो, डिस्ट्रॉय होना हो, तो फिर इसके क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं? वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने के क्या-क्या रीज़न हो सकते हैं? तो वैसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पोएट है वो किस पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि फायर एंड आइस, ठीक है? फायर एंड आइस, ये कितना कंट्रास्टिंग वर्ड्स है दोनों, फायर एंड आइस, दोनों ही बिल्कुल अलग डायरेक्शन के वर्ड है ना? लेकिन यहाँ पे फायर एंड आइस को यूज़ किया जा रहा है सिंबलाइज़ करने के लिए कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़, ह्यूमन इमोशंस को, राइट? तो ये इसीलिए इसको एक सिंबॉलिक पोएम भी कहा जाता है कि फायर के थ्रू हम कुछ ऐसे ह्यूमन इमोशंस को दिखा रहे हैं जिससे कि डिस्ट्रॉय हो सकता है वर्ल्ड, जैसे कि ह्यूमैनिटी डाई हो सकती है ना, सिमिलरली आइस के लिए भी वही चीज़ है, ठीक है? तो इसमें जो ये ओवरऑल इसका हमने ओवरव्यू देखा, अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं कि क्या है इस पोएम में। सो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे अबाउट द पोएट के बारे में, राइट? Robert Frost was an American poet known for his realistic depictions of rural life and deep philosophical themes hidden in simple words. ठीक है, ये क्या जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये बहुत ही अच्छे पोएट हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पोएम्स लिखते हैं, शॉर्ट पोएम्स लिखते हैं, राइट? और बिल्कुल रियलिस्टिक डिपिक्शंस, मतलब कि हमें फील हो जाता है, हम हमारे माइंड में इसकी इमेज क्रिएट हो जाती है, इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखते हैं, ठीक है? और जो इनका जो स्टाइल है राइटिंग का, वो इतना सिंपल है कि हमें जैसे कि कुछ कोई चीज़ रेफ़र नहीं करनी पड़ती, कोई डिक्शनरी या कुछ इतने फैंसी वर्ड ये यूज़ नहीं करते। ये बिल्कुल सिंपल वर्ड में बहुत ही इम्पैक्टफुल मैसेज दे जाते हैं, राइट? जैसे कि जस्ट ऑफ स्नो में भी हमने देखा कि इन्होंने कितना ब्यूटीफुल मैसेज दिया उस पोएम के थ्रू हमें, है ना? और सिमिलरली आज हम फायर एंड आइस में भी देखेंगे कि ये कितना अच्छा और कितने अच्छे से कुछ 8-9 लाइन में कितने अच्छे से इन्होंने एक बहुत अच्छा-सा एक मैसेज दिया है, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारी पोएम फायर एंड आइस, ठीक है? हम इसको रीड करना शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन समझना शुरू करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, राइट? जैसे कि इसमें क्या कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है ना वो एंड होने वाला है या तो फायर से, और नीचे वाली लाइन में कह रहे हैं या तो आइस से। तो ये कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो 2 लाइन है स्टार्टिंग की, ये है ना एक साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक ट्रुथ बता रही है कि मतलब कि साइंस इसका बेस है पीछे। क्या कह रहे हैं कि जो जो वर्ल्ड है ना विल एंड इन फायर, यहाँ पे जो फायर है ना ये किस चीज़ को इंडिकेट करी यहाँ पे? राइजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इतना राइज हो जाए कि वर्ल्ड एंड हो सकता है, ठीक है? एंड नेक्स्ट लाइन में ही वो क्या कह रहा है कि सम से इन आइस, और वो ये कह रहा है कि अगर फायर से तो हो रहा है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो इतना लो हो जाए कि जो लिविंग कंडीशंस होती हैं वो ना रहें, तो फिर क्या होगा? उससे भी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो जो फर्स्ट 2 लाइन है वो यही बता रही है कि वर्ल्ड एंड हो सकता है फायर से भी और आइस से भी, टेम्परेचर के राइज़ करने से भी और टेम्परेचर के लो हो जाने से, इतना लो हो जाने से कि ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन लिविंग जो लिविंग बीइंग है उनकी कंडीशंस को वो फुलफिल ना करे, और उससे क्या होगा? अल्टीमेटली सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ये क्या कह रहा है कि अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि जितना मैंने देखा है ना, कि जितना मैंने अपनी लाइफ में देखा है, वो यही देखा है कि जो लोग ना डिज़ायर बहुत डिज़ायरेबल है, मतलब कि वो ये इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है ना डिज़ायर का, कि अब सारे वांट्स को कंप्लीट करने का, कि वांट्स पे चल रही है लाइफ की, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और ग्रीडी होते चले जाते हैं लोग, सेल्फिशनेस आती चली जाती है लोगों के अंदर, ठीक है? यहाँ पे डिज़ायर जो है ना वर्ड, इसको कंपेयर किया जा रहा है कौन कौन से ह्यूमन इमोशन से? ग्रीड हो गया, सेल्फिशनेस हो गया, है ना, लस्ट हो गया, एवरेस हो गया, इन ये जो कंडीशन है, ये जो क्वालिटीज़ है, इसको यहाँ पे ये डिज़ायर के थ्रू, फायर के थ्रू दिखा रहे हैं जो पोएट हैं, राइट? तो वो यही कह रहा है कि जो जितना मैंने देखा है डिज़ायर से
तो एंड होगा ही, है ना। और वही कह रहा है आई होल्ड विद दोस हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर कर रहे हैं ना, मैं उस लाइन में खड़ा हूँ कि जो वर्ल्ड का जो एंड होना है ना वो फायर से होना ही है, क्योंकि जो फायर है यहाँ पे किसको सिंबलाइज करे, डिजायर को। लोग अपनी वॉन्ट्स को, मेटेरियलिस्टिक चीजों को अचीव करने में वो ये नहीं देख रहे हैं कि कितना पैरिश होता जा रही है चीजें ना, ह्यूमैनिटी कितनी पैरिश हो रही है ना। लोगों में कितना ग्रीड बढ़ता जा रहा है कि आज ये चीज पूरी हो गई तो अब मुझे और चाहिए, अब मुझे और चाहिए। जो हमारे पास है ना हम उसको इंजॉय नहीं कर पाते, हमें बस और आगे बढ़ने के चक्कर में हम जो हमारे पास है ना उसको भी हम ढंग से ना तो यूज कर पाते हैं ना खुश रह पाते हैं, इस तरीके से वो यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को 2 बार पेरिश होना पड़े ना, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि डिजायर डिजायर देखा मैंने, हेट भी बहुत है लोगों में, है ना। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, वो कह रहा है कि जो डिस्ट्रक्शन है ना, जो मीडियम है डिस्ट्रक्शन का आइस के थ्रू, वो भी बहुत बड़ा है और वो भी बहुत सफिशिएंट है। वो भी क्या लिखा, सफाइस का मतलब सफिशिएंट है अर्थ को, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यहाँ पे जो आइस, जो ये वर्ड है, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये यहाँ पे उन ह्यूमन क्वालिटीज को सिंबलाइज कर रहा है जो कि शो करती हैं हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी। स्टोन हार्टेड हो गए हैं लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा बिलीव है, अलूफ रहना है। किसी को कितना हर्ट हो रहा है ना, कोई कितनी प्रॉब्लम में है, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है ना। ये क्या है, मतलब कि लोगों को सिर्फ अपनी फिक्र है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है कोई उनको लेना देना नहीं है। तो इस तरीके के जो ये पावरफुल इमोशंस है उनको यहाँ पे शो किया जा रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के थ्रू। सो जो ये पोएम है ना, ये एक्सप्लोर करती है 2 पावरफुल इमोशंस, डिजायर एंड हेट्रेड, बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ फायर एंड आइस। इसीलिए इस पोएम को क्या कहा जाता है, सिंबॉलिक पोएम कहा जाता है, राइट। और जो मेन थीम है ना इस पोएम का, वो क्या है कि डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ इमोशंस, मतलब कि अगर इमोशंस जो हैं वो एक लेवल तक हैं तो ठीक है, लेकिन जो अगर उस लेवल को वो क्रॉस करने लगेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो यही है इसकी ओवरऑल जो टेक्स्ट का जो मीनिंग है, ठीक है। लेट्स मूव अ बिट फर्दर एंड लेट्स डिस्कस इट्स समरी। फायर एंड आइस इज अ शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, अभी हमने देखा। इट इज दिस इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू 2 प्रेडिक्शंस, यहाँ पे 2 प्रेडिक्शंस की बात होती है, ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड, कि वर्ल्ड जो है वो कैसे एंड होने वाला है, इसकी 2 प्रेडिक्शंस पे बात हो रही है। सम से इट विल एंड इन फायर वेयर एज अदर्स से इन इट विल एंड इन आइस, की कुछ लोग कह रहे हैं कि फायर से, राइजिंग टेम्परेचर से एंड होने वाला है, और कुछ कह रहे आइस से, टेम्परेचर का इतना लो हो जाना कि उससे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए। अकॉर्डिंग टू पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर, जो अब देखो ये फायर को किस लिए यूज कर रहा है, किन क्वालिटीज को शो करने के लिए यूज कर रहा है, डिजायर, राइट, ग्रीड। जो ये लोग ग्रीडी हो जाते हैं ना, कि एक चीज मिल गई ठीक है, दूसरी चीज मिल गई ठीक है, लेकिन फिर भी उनकी जो वांट्स है ना, वो जो लिस्ट है ना, वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसी को पूरा करते रह जाते हैं। जो चीज़ें हम अचीव करते जा रहे हैं ना, उसको उसको नहीं हम लोगों को सेलिब्रेट करना या उसको नहीं फील करना अच्छे से, नहीं, जो नहीं है ना उसके पीछे भागना है, ये है यहाँ पे। एवरेज भी वही है, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, और सिमिलरली लस्ट। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, वो क्या कह रहा है, जितना तुम इसके पीछे भागोगे, जितना इस पे तुम काम करोगे, जितना तुम इनको सेटिस्फाई करोगे, द मोर दे ग्रो, और क्या होगा, ये वैसे ही बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि मान लो अभी मैंने कुछ अचीव किया, अब मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन अब थोड़े दिनों बाद जब वो खुशी मेरी खत्म हो जाएगी तो मुझे कुछ और अचीव करना है। तो ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज़ हमें मिल गई ना उसको हमें अप्रिशिएट या उसको हमें सेलिब्रेट नहीं करना, हमें और भागना है कि भैया और दो, मतलब कि और चाहिए, अभी नहीं मैं सेटिस्फाई होने वाली। हम सेटल, एक सेट ऑफ चीज़ें हमें मिल गई तो इसमें हम सेटल नहीं होते, ह्यूमंस सेटल नहीं होते। वो ये चाहते हैं कि आप कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, इसी कुछ कुछ और में ही वो प्रेजेंट मोमेंट में रह नहीं पाते और सब कुछ खराब होता चला जाता है। और फिर क्या कह रहे हैं, देयर इज नो एंड टू इट, और इसका कोई भी एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। अगर तुम सेटिस्फाई करोगे तो बढ़ती जाएंगी और इतना बढ़ जाएंगी, दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, तुम्हारी पूरी लाइफ को निगल जाएंगी। इनगल्फ का मीनिंग क्या है, निगलना, खा जाना। वन बिकम्स सेल्फिश एंड समटाइम्स क्रूअल ऑल्सो, क्या होता है जब हम चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, एक स्टेटस मेंटेन कर लेते हैं, एक स्टेटस हम अचीव कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है इंसान के अंदर, मी माई सेल्फ में ही रह जाता है। वो उसको उसको लगता है बस मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मेरे पास सब कुछ है ना। क्रूअल भी हो जाता है, रिस्पेक्ट भूल जाता है लोगों की करना ना, कि कैसे मुझे लोगों को की हेल्प करनी है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है उनको, बस उनको ये दिख रहा है कि मैं हूँ, मेरे पे ही सब कुछ डिपेंड है और वो लोग कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड आइस, अकॉर्डिंग टू द पोएट, स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। अब यहाँ पे आइस को किस लिए यूज किया, किन किन क्वालिटीज को, वो किन किन ह्यूमन इमोशंस को वो यहाँ पे शो कर रहा है, हेट्रेड, कोल्डनेस, रिजिडिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हेट्रेड,
मतलब कि हेट करना लोगों को, है ना। और कोल्डनेस मतलब कि इनसेंसिटिव है, स्टोन हार्टेड है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि किसी के साथ कितनी प्रॉब्लम है या किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। और रिजिडिटी का मतलब क्या है कि वो अड़े हुए हैं, मतलब कि उनको बस ये है कि मैं जो कह रहा हूँ ना वही सब ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं है। वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इंडिफरेंट, वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग हैं ना वो इनसेंसिटिव और इंडिफरेंट हो रहे हैं टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ अदर, उन्हें वो दूसरे क्या फील कर रहे हैं ना उनसे उनको कोई कोई वो नहीं, स्टोइक बिहेवियर शो करते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि अगर मेरे लाइफ में मेरी फैमिली में सब कुछ ठीक है और दूसरे की फैमिली में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, पहले पहले के टाइम में ऑल टुगेदरनेस की फीलिंग होती थी, टुगेदरनेस पे ही बिलीव किया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंडिविजुअलिज्म पे बिलीव किया जा रहा है, लोग अलूफ रहना पसंद करते हैं। और ये क्या है, ये इससे ह्यूमैनिटी डाई हो जाएगी, है ना। क्योंकि जब हमें किसी की हैप्पीनेस में हैप्पी नहीं होना, किसी के सैडनेस में सैड नहीं होना, तो फिर तो रिलेशनशिप्स क्या ही हैं, कुछ भी नहीं है ना। The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed that the world would soon perish either way in fire और आइस। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये फायर और आइस ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, जिस तरीके से ह्यूमन इमोशंस ग्रो हो रहे हैं इतना एक्सटेंसिवली रेट पे, कि क्या होने वाला है कि वर्ल्ड तो पैरिश होगा ही होगा, चाहे वो फायर से हो और चाहे वो किससे हो, आइस से हो, राइट। तो यहाँ पे ये जो पोएम है ना, द पोएम इज नॉट जस्ट अबाउट द वर्ल्ड माइट एंड, वर्ल्ड पैरिश होगा, वर्ल्ड खत्म होगा, इसके ऊपर नहीं है ये पोएम। ये क्या कहना चाह रहा है, इट्स अ डीप रिफ्लेक्शन, क्या है ये, इट्स अ डीप रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन इमोशंस की। जो ह्यूमन इमोशंस है वो क्या होते हैं, जैसे कि हाउ ये जो अनकंट्रोल इमोशंस है ना, अनकंट्रोल्ड पैशन और हेटर्ड जो है ना, वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है हर एक चीज को जो आसपास है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम, लेट्स मूव अ बिट फर्दर। ये हमारे लिटरेरी डिवाइस। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस हैं हमारे इस पोएम में। सबसे पहले देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग में अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिए मैंने यहाँ पे, देखो पोएम की लाइन थी ना, ये सम से स्टार्टिंग की जो दो लाइन थी, यहाँ पे सम से करके लाइन को स्टार्ट किया जा रहा था। तो जिसमें रिपीटिशन ऑफ एस साउंड है ना, यही क्या है, बार बार एस साउंड का आना इज एलिट्रेशन, राइट। फेवर फायर इन अ सिमिलर वे, इसमें रिपीटेशन हो रहा है वर्ड जो ये लेटर है एफ का। वर्ल्ड विल, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड डब्ल्यू। तो यहाँ पे जो ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं ना, एस एफ डब्ल्यू, तो ये क्या है, ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, जैसे ऊपर कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटेशन था, यहाँ पे क्या वोवल साउंड्स का रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स इन नियर बाय वर्ड्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे होल्ड में ओ साउंड है ना, स्ट्रेच हो रहा है, दोज में ओ साउंड स्ट्रेच हो रहा है, तो रिपीटेशन ऑफ द लॉन्ग ओ साउंड इन होल्ड एंड दोज, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एजोनेंस, राइट। लेट्स मूव अ बिट फर्दर। एंटीथेसिस क्या होता है, एंटीथेसिस टू ऑपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर टू अचीव अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। तो देखो जैसे यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया, फायर एंड आइस को लिया, ये दोनों के दोनों कितने ऑपोजिट हैं चीजें, है ना, और किस लिए, ताकि वो एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया जो कॉन्ट्रास्ट करे एक दूसरे को, इस तरीके का इफेक्ट पोएम में ला सके, इसलिए यहाँ पे ये फायर एंड आइस का यूज हुआ है। इसी को ही हम एंटीथेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, फायर एंड आइस आर यूज्ड एज ओपोजिंग सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग डिजायर एंड हेट्रेड, ठीक है। अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए टू ऑपोजिट आइडियाज लिए गए हैं। फायर एंड आइस यूज किया गया एज अ सिंबल टू शो द ह्यूमन इमोशंस। जो आइस है वो हेट्रेड को शो कर रहा है और जो फायर है वो डिजायर को, राइट। इंजैममेंट क्या होता है, इंजैममेंट क्या होता है, कंटिन्यूइंग अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो सेंटेंस है ना और जो लाइन है वो कंटिन्यू हो जाती है और वो नेक्स्ट लाइन में चली जाती है, और जो पहली लाइन में ना उसको कॉमा या फुल स्टॉप से फिनिश नहीं करते हैं, वो सीधा ही नेक्स्ट लाइन में चली जाती है बिना उसके, बिना एंड हुए। तो इसी को ही क्या कहते हैं, इसी राइटिंग स्टाइल को इंजैममेंट कहा जाता है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इसमें जो ये फर्स्ट लाइन थी हमारी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ पे ना तो कॉमा था ना कुछ और था, सीधा ही जो पोएट है वो नेक्स्ट लाइन में चले गए और उन्होंने लिखा सम से इन आइस। तो जब ये दो लाइनें लिखी तब वो लाइन कंप्लीट हुई, उसी को ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इंजैममेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ये वाली लाइन थी ना, इसमें भी लास्ट में कोई कॉमा कोई फुल स्टॉप कुछ नहीं था, नेक्स्ट लाइन में जाके उसको कंप्लीट किया गया। इसी को ही, इस राइटिंग स्टाइल को ही इंजैममेंट कहा जाता है, राइट। लेट्स मूव अ बिट फर्दर।
इमेजरी क्या होता है? इमेजरी क्रिएटिंग अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, मतलब कि जैसे ये कह रहे हैं ना फायर एंड आइस ये पेरिश कर देंगे वर्ल्ड को, है ना? तो ये हम अपने माइंड में क्या कर पा रहे हैं, इसके इमेज को क्रिएट कर पा रहे हैं। इस इमेज का क्रिएशन है ना, जो इसी को यहाँ पे इमेजरी कहा गया है। द आइडियाज ऑफ फायर जो जो डिजायर को सिंबलाइज कर रही है, एंड आइस जो हेट्रेड को शो कर रही है, क्रिएट विविड सेंसरी एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पैशन एंड कोल्डनेस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इससे हमारे माइंड में क्या है, एक इमेज क्रिएट हो रही है, राइट? जो जो यहाँ पे कहा जा रहा है, इसी को ही क्रिएशन ऑफ इमेज को यहाँ पे इमेजरी कहा गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट है सिंबलिज्म। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पोएम में सिंबलिज्म के एग्जाम्पल है कि यूजिंग सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज एंड क्वालिटीज। जैसे फायर एंड आइस को यूज किया गया है किनको सिंबलाइज करने के लिए? देखो, फायर को सिंबलाइज करने के लिए डिजायर, ग्रीड, पैशन, लस्ट, है ना, इन तरीके की क्वालिटीज को सिंबलाइज करने के लिए फायर का यूज किया गया है। इन अ सिमिलर वे आइस को यूज किया है सिंबलाइज करने के लिए हेट्रेड, इंडिफरेंस, कोल्डनेस ऑफ हार्ट, राइट? और ये इसको कह सकते हैं स्टोन हार्टेड जो लोग हो जाते हैं ना, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन तरीके के क्वालिटीज को दिखाने के लिए यहाँ पे आइस का यूज किया गया है। लेट्स मूव अ बिट फर्दर। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, ह्यूमन क्वालिटीज दे देना किसी नॉन ह्यूमन थिंग को, ठीक है? तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे इसमें क्या बोला है, द पोएम इम्प्लाइज दैट फायर एंड आइस हैव ह्यूमन इमोशंस। जैसे फायर किसको सिंबलाइज करे? डिजायर को, है ना, और ग्रीड, लस्ट, लेकिन ये फायर में होते नहीं है, ये फायर तो एक नॉन लिविंग चीज है ना? सिमिलरली जो आइस है वो किसको यहाँ पे शो कर रही है? हेट को, कोल्डनेस को, लेकिन आइस में ऐसा कुछ नहीं, वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना? तो लेकिन हम इसको सिंबलाइज करने के लिए ये क्वालिटीज हम इनको दे रहे हैं, फायर एंड आइस से इसको कंपेयर किया जा रहा है ना, यूज किया जा रहा है सिंबलाइज करने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं हम? फायर एंड आइस को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन इमोशन से। और जैसे इसमें एक और एग्जांपल है, जैसे फायर एंड आइस से क्या हो रहा है, जो वर्ल्ड है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो डिस्ट्रॉय करने का जो ये एक्शन है ना, ये क्या है, मतलब कि हम फायर एंड आइस को इतना पावरफुल समझ रहे हैं, एक ये इतनी ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं इनको कि ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये भी जैसे कि ये क्वालिटीज जो ह्यूमन क्वालिटीज है, ये अगर फायर एंड आइस को दी जा रही है, इट मीन्स हम इनको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, और इसी चीज को जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं उनको देना नॉन लिविंग थिंग्स को, यही होती है पर्सोनिफिकेशन। ऑल राइट, सो इसके साथ हमने हमारे लिटरेरी डिवाइसेस को भी फिनिश किया। नाउ हम अपने जो ये हमारी वीडियो इसके बिल्कुल एंड वाले पार्ट पर आ गए हैं, वो है क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। कि वो कह रहे हैं कि ऐसे तो बहुत सारे आइडियाज हैं जिनसे वर्ल्ड एंड हो सकता है। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है कि भी वर्ल्ड एंड होगा, है ना? ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा है कि हम क्या क्या सोचते हैं इसमें। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर? वो कह रहा है कि तुमने कभी सोचा है कि सन इतना हॉट हो जाए कि वो बर्स्ट हो जाए, है ना, फट जाए, मतलब कि तो क्या होगा? या फिर इतना ज्यादा कोल्ड हो जाए कि क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो जाएगा सन, तो फिर क्या होगा? तो इसमें ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे हैं। तो हम इस आंसर को किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे? हमने पूरी पोएम पढ़ ली, समरी देख लिया ना, तो अब देखते हैं कि इसको कैसे ड्राफ्ट करेंगे। देयर आर डेफिनेटली मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। बहुत सारे आइडियाज है जिससे वर्ल्ड एंड हो सकता है। आई डू बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड सम डे एज एनीथिंग हैज अ बिगिनिंग विल हैव एन एंड। ये क्या कह रहे हैं कि यस, बिलीव है मुझे कि वर्ल्ड एंड होगा। जैसे हर चीज की स्टार्टिंग होती है, वैसे हर चीज की एंडिंग भी होगी। एंड दिस स्टैंड्स ट्रू फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। मतलब कि वर्ल्ड के लिए भी ये ट्रू है कि जो चीज स्टार्ट हुई है उसको कभी ना कभी तो एंड होना ही है, राइट? इफ द सन गॉट सो हॉट that it burst, the whole of the earth would perish immediately। मतलब कि अगर ऐसा होता है कभी कि सन इतना हॉट हो जाए, है ना, इतना हॉट हो जाए कि वो बर्स्ट हो जाए, तो क्या होगा? अर्थ इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इमीडिएटली पैरिश हो जाएगी। एज नो पार्ट ऑफ द अर्थ कैन बेयर द हीट ऑफ दैट इंटेंसिटी। मतलब कि जो इतनी हाई इंटेंसिटी की हीट है ना, ये अर्थ क्या कोई भी चीज बेयर नहीं कर सकती है। बट इफ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, लेकिन क्या होता है, सन कोल्ड होता चला जाता है, तो क्या होगा? एवरीथिंग विल कम टू एन एंड एज विदाउट सनलाइट लाइफ विल एंड। तो जैसे जैसे कोल्ड होगा सनलाइट चली जाएगी, और अगर सनलाइट नहीं है तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, इस तरीके से हम इस आंसर को ड्राफ्ट करेंगे। और हम भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड विल एंड। जैसे कि हमारी पोएम की स्टार्टिंग की लाइन है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड
इन फायर और सम से इन आइस। तो ये जो लाइन्स हम इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने आंसर को। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जब हम लिखेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। जब हम लिखने बैठते हैं ना तो हमारे जो थॉट प्रोसेस है ना वो काम करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करते हैं तो फिर हम अच्छे से लिख कर अच्छे से एक आंसर को फ्रेम कर पाते हैं ना। लेकिन जब तक हम पेन कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे तो हम नहीं लिख सकते हैं, राइट। माइंड में सोचने सोचने से कुछ नहीं होने वाला, पेन कॉपी तो लेनी पड़ेगी, लिखना तो पड़ेगा ही, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रॉस्ट के लिए फायर एंड आइस क्या है? तो उन्होंने फायर एंड आइस को यूज किया है किस लिए? ह्यूमन इमोशंस को जो शो करने के लिए, वो ह्यूमन इमोशंस जो पैरिश कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वर्ल्ड को, राइट। इसके थ्रू ये दिखाना कि ह्यूमैनिटी तो खत्म हो गई है बिल्कुल, है ना। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे क्या चल रहा है, उनको बस अपने आप को देखना है, अपनी जो वांट्स है उसको फुलफिल करते करते चले जाना है। और लोग यही करते हैं, अपने अपनी जो कुछ सेट ऑफ चीजें होती है जो उनको अचीव करनी है उसी में लगे रह जाते हैं। और जो रियल लाइफ होती है ना, जो मीनिंग है हमारे क्यों आए हम, उसको जी नहीं पाते लोग, सिर्फ वांट्स के चक्कर में, है ना, अचीव करने के चक्कर में भागते रह जाते हैं। तो ये चीज गलत है ना। हम एक मतलब कि हमारा इतना पीसफुल माइंड होना चाहिए कि यस, कि हम कुछ टाइम बैठ कर ये सोच सके कि क्या सही है क्या गलत है ना। लेकिन लोगों के पास टाइम ही नहीं है, वो क्या सोचेंगे गलत सही क्या, उन्हें तो बस करते रहना है। ये जो लूप है ना, फटाफट से इस चीजों को अचीव करने का, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को अचीव करने का, इसी को ही लोग पीस समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। पीस तो बहुत एक अलग ही लेवल की चीज है। आजकल कहाँ पीस है लोगों के अंदर, है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि वांट्स इतने हैं, सब कुछ चाहिए। अगर सब कुछ चाहिए तो फिर पीस नहीं है, यही चीज है, राइट। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? देखते हैं। फायर स्टैंड्स फॉर, फायर को डिजायर से कंपेयर किया गया, राइट। और डिजायर का यहाँ पे क्या मीनिंग है? ग्रीड, है ना, लालच है लोगों में कि आज ये मिल गया, कल ये, परसों ये, इस तरीके से। एवरेज क्या होता है? वही स्ट्रॉन्ग वांट ऑफ समथिंग। सिमिलरली लस्ट भी वही चीज है, स्ट्रॉन्ग वांट, राइट। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। मान लो चाहिए, कुछ चीज चाहिए, तो अगर सभी को चाहिए तो कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन तो आएगा ही। एंड फ्यूरी, गुस्सा भी बहुत है लोगों में, है ना, बिल्कुल भी है ही नहीं, सह नहीं सकते हैं कुछ भी, बस उसी वक्त रिएक्ट करना है। जो ये नहीं कि चलो ठीक है जो कुछ हो गया बैठ के सोचो, नहीं, उसी वक्त रिएक्शन, और फिर सब कुछ खराब, राइट। आई स्टैंड्स फॉर क्रुएलिटी, क्रुएल है, राइट। यहाँ पे क्रुएलिटी को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि मान लो किसी ने कोई स्टेटस अचीव कर लिया, कोई बहुत ही अच्छे लेवल पे है, तो क्या होता है उसके अंदर, क्या आने लग जाता है ना, मी माई सेल्फ वाली चीज आने लग जाती है। वो क्रूअल हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं जो आसपास का सर्कल है उनके लिए और जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनको ये कि अब मैंने जो स्टेटस अचीव कर लिया ना, बस यही सब कुछ है। ये जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेशन है, ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फिर आ जाएंगे। और जबकि ऐसा नहीं होता, है ना। यही सबसे गलत है कि वो उस सक्सेस को इतना ज्यादा हाइप कर देते हैं कि जो रियल सक्सेस है ना लाइफ की, उसको तो भूल ही जाते हैं, वो उसको तो बिल्कुल कुछ वैल्यू ही नहीं करते हैं। तो ये चीज गलत है। इनटॉलरेंस है ना, लोगों के टॉलरेट नहीं कर सकते, सहन शक्ति है ही नहीं। जो चाहिए अभी चाहिए, नहीं मिल रहा है तो कुछ भी नेगेटिव माइंड सेट हो जाता है, राइट। रिजिडिटी, रिजिड है ना, फिक्स्ड है, मतलब कि ये चीज ऐसे है तो ऐसे है, चेंज नहीं चाहिए उनको। इनसेंसिटिव है, लोगों के इमोशन से, लोगों के प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोल्डनेस, वही कोल्डनेस का मतलब क्या है? स्टोन हार्टेड है, राइट। इनडिफरेंस, स्टॉइक नेचर है उनका, आपको बस क्या मतलब है, अपना ठीक तो सब ठीक, और हमें एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड हेट्रेड, तो इस तरीके से फायर एंड आइस को यूज किया गया कुछ जो ये ह्यूमन क्वालिटीज है इनको सिंबलाइज करने के लिए। और ये इतनी पावरफुल इमोशंस है ना कि इससे वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the rhyme scheme of the poem? Rhyme scheme क्या है पोएम की? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? ये कह रहा है कि rhyme scheme क्या है, ठीक है। अभी हम सीखेंगे rhyme scheme कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, राइट। और ये कैसे ला रहा है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को पोएम में, तो कि पोएम में एक कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए राइमिंग स्कीम का कैसे यूज हुआ है, वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि जो राइम स्कीम है वो कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। चलो, ये हमारी पोएम, ठीक है। अब देखते हैं, चलो राइम स्कीम का क्या यहाँ पे क्या मीनिंग है, राइम स्कीम को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। जो जो हमारी लाइंस होती है ना स्टैंजा में, उसका जो लास्ट वर्ड होता है ना, इसके साउंड पे डिपेंड होती है कि क्या साउंड दे रहा है। सिमिलर साउंडिंग वर्ड को हम एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, अगर कुछ डिफरेंट साउंड है तो उसको दूसरे लेटर से शुरू करते हैं, और ये स्मॉल ABCD से डिनोट किए जाते हैं ना। और जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो लेटर होगा वो हमारा ए होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो जैसे इन्होंने बोला सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो ये फायर है, इसका साउंड क्या आ रहा है? फायर, र आ रहा है ना, फायर। तो जो इसको हम लेंगे ए,
हमने इसको ए से डिनोट किया। सम से इन आइस, आइस देखो फायर एंड आइस ये बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रही, तो ये क्या है बी, इसको हम बी लेंगे, राइट। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फायर डिजायर ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पे इसको ए लिखना है, राइट। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, वो फायर अगेन फायर ए। तो जो पहली स्टेंजा है, पहली 4 लाइन उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए, राइट। अब नेक्स्ट में चलते हैं। बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, है ना, आइस ट्वाइस ये सेम साउंडिंग वर्ड है, तो यहाँ पे मैं बी लिखूंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे आइस को बी दिया है, राइट। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, अब ये देखो हमने क्या क्या देखा है, फायर डिजायर, है ना, फायर आइस, अब ये हेट ये तो एक नया साउंड वर्ड है ना, नया साउंडिंग है, तो मैं इसको एक नए लेटर से डिनोट करूंगी विच इज सी, राइट। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, अगेन आइस, आइस को हमने किससे डिनोट किया था बी। इज ऑल्सो ग्रेट, ग्रेट हेट ग्रेट ये इससे रिजेंबल कर रहा है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स अगेन सफाइस आइस से बी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो क्या होगी, लिखते हैं ए बी ए, राइट। ये तो पहली 4 लाइन की बी सी बी। सो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि राइमिंग स्कीम क्या और ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को कैसे ही मतलब कैसे यूज किया जा रहा है यहाँ पे राइमिंग स्कीम के थ्रू, ठीक है। चलो देखते हैं। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी सी बी, राइट। अभी हम आइडेंटिफाई करके आए हैं, सेम यही थी। दिस राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस प्रेजेंटेड इन द पोएम, ठीक है। जैसे क्या था, जो फायर जो वर्ड है इसको ये जिसको सिंबलाइज कर रहे थे ना वो सेम राइमिंग वर्ड्स में थे, जैसे कि डिजायर, है ना, ये डिजायर को ही कर रहा था, तो फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, तो फायर और डिजायर जो है ये सेम साउंडिंग वर्ड है और यही एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया लेकर आ रहे हैं कि फायर मीन्स डिजायर। सिमिलरली आइस जो है ना, आइस रिप्रेजेंट आइस हेट्रेड को शो कर रही थी ना, तो सिमिलरली ये भी क्या करे, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को कैसे डेवलप किया जा रहा है राइमिंग स्कीम के थ्रू। द पोएट मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस आर प्रोबेबल एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, प्रोबेबल एंड्स मतलब कि प्रिडिक्शन है कि इनसे एंड होगा। ही टॉक्स अबाउट हाउ फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, ठीक है। हमने पूरी पोएम में यही पढ़ा है कि फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिजायर को। एंड कैन देयरफॉर बी अ कॉज ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि ये एक कॉज हो सकता है वर्ल्ड के एंड होने का। फ्रॉस्ट ऑल्सो मेंशंस आइस इन बिटवीन टू सिंबलाइज दैट कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस टुवर्ड्स वन अनदर विल इनफ टू एंड द वर्ल्ड, मतलब कि ये क्या कह रही है कि जो आइस किसको सिंबलाइज करी, हेट्रेड को, और ये भी इनफ है, ये कोल्डनेस ये इंडिफरेंस जो है एक दूसरे में लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए लोगों में, ये इनफ है वर्ल्ड को एंड करने में, राइट। In the second stanza, he says that he knows enough of hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world, मतलब कि वो सेकंड स्टैंजा में ये कह रहा है कि अगर वर्ल्ड को 2 बार पैरिश होना पड़े, ट्वाइस पैरिश होना पड़े, तो आइस भी इनफ है डिस्ट्रक्ट करने के लिए, सफिशिएंट है, क्योंकि ये जो हेट्रेड है, ये जो कोल्डनेस है लोगों के अंदर ना, बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है ना। तो क्या है ये, मतलब कि ये भी एक वे है। अगर हमें किसी से किसी के हैप्पीनेस में हैप्पी नहीं होना आता, सैडनेस में सैड नहीं होना आता, तो फिर क्या है, मतलब कि हम तो इमोशंस लेस हो गए, इमोशंस ही नहीं है, इमोशन लेस नहीं है, तो फिर हम ह्यूमन बींग्स नहीं है भाई। एक सबसे बड़ा जो एक क्या कह सकते हैं पैरामीटर है ह्यूमन होने का, इमोशंस है ना। हंस सकते हैं हम, कुछ कोई और हंस सकता है, रो सकते हैं, रो तो चलो सभी लेते हैं, हंस तो हम सकते हैं ना, और बोल सकते हैं, राइट। तो यही कुछ चीजें होती है, यही कुछ इमोशंस होते हैं जो ह्यूमन बीइंग में है, ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं, और यही अगर खत्म हो जाए तो ह्यूमैनिटी क्या सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो ये था हमारे इस पोएम में कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को लाया गया है राइमिंग स्कीम के थ्रू, जैसे फायर डिजायर को सिंबलाइज करिए, आइस इन अ सिमिलर वे हेट्रेड कोल्डनेस को सिंबलाइज करिए। तो ये जो दोनों वर्ड है फायर एंड आइस, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द third question. So with this we come to an end of our session. So I hope you enjoyed this video, this lesson, right? So और इसको बस अब आपको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। एक बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो ये आपके मेमोरी में चला जाएगा और फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फायर एंड आइस को ये यहाँ पे मैंने इन एवरी एस्पेक्ट कवर करा है, राइट। और एक बार अगर आप इसको देख लोगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे
All right, and with this we come to an end. And if you found this explanation useful, do like, subscribe, and share. See you in the next video. Till then, happy learning.